Okay, the second topic of the chapter number 11 of the chemistry of 10th class is a diversity and magnitude of organic compound. अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है. ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स के डिफरेंट काइंड्स. डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? दैट इज़ द डिफरेंट काइंड. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स. और उसके अलावा और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक काइंड्स हैं और बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. तो इसकी क्या वजह है, इसकी रीजंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्चुअली है क्या कि टोटल हमने जो डिस्कस किया हुआ है कि हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो गए. डेट इज़ द 118. ठीक है, 118 में से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली द स्टडी ऑफ द कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बन एटम्स, कैपिटल सी. तो अभी देखिए कि एक सी को एक अलहदा कर दे, बाकी यहाँ पे कितनी रह जाती हैं? 117. तो ये जो 117 एलिमेंट्स हैं ये एक तरफ, और जो अकेला एक कार्बन एटम है ये अकेले एक एटम से इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं. दैट इज़ द मिलियंस, राउंड अबाउट द मिलियंस, 10 बिलियन से भी ज़्यादा जो है वो कंपाउंड सिर्फ एक अकेले कार्बन एटम से बनते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि इससे जो है वो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो अकेला ये एक तरफ और दूसरा ये तरफ. अब इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कार्बन एटम्स क्यों इतने ज़्यादा बन, अकेला कार्बन एटम में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि ये 10 बिलियन से भी ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स बना रहे हैं, जबकि बाकी जो टोटल 117 है वो उसके हाफ होते हैं. ठीक हो गया, तो वो हम रीजंस करेंगे. तो फर्स्ट रीज़न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों इतने ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ द कैटिनेशन. Now what is the catenation? Catenation is a process by which the carbon atoms join with the other carbon atoms to form a long chain. यानी कि कार्बन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके न्यू न्यू कंपाउंड्स बनाते जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये एक अकेला कार्बन एटम है, दिस इज़ कॉल्ड एज द मीथेन. हमने भी डिस्कस किया था. ठीक है, लेकिन अगर दो कार्बन एटम मिल जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज इथेन. लेकिन अगर अगर चार मिल जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्यूटेन. अगर 10 मिल जाते हैं, 10 कार्बन एटम मिल जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द डिकेन. इसका मतलब है कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते जाते हैं और नए तरह के कंपाउंड्स बनाते जाते हैं. 20 तरह के एटम्स मिल जाएंगे और तरह के कंपाउंड्स बन जाएंगे. 100 एटम्स कार्बन के मिल जाएंगे तो और तरह के कंपाउंड्स बन जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी लॉन्ग चेन्स बनाते जाते हैं. वो लॉन्ग चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, वो साइक्लिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं. ठीक है, तो इनमें से कोई भी टाइप बन सकती है कार्बन एटम्स की. सो दिस इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन. अब इसकी वजह से चूंकि ये नए नए लॉन्ग चेन बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से ये नए कंपाउंड्स बनाते जाते हैं और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है. अभी कैटिनेशन क्या सिर्फ कार्बन एटम के अंदर ही है या कोई दूसरे एटम भी इसी तरह से कैटिनेशन प्रोसेस शो कर सकते हैं या नहीं? तो कैटिनेशन को शो करने की या कैटिनेशन होने की दो कंडीशंस हैं. अगर कोई भी एलिमेंट उन दो कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेता है या उन दो कंडीशंस पे पूरा उतरता है, तो उसका मतलब है कि उस वो कैटिनेशन शो करेगा. और अगर कोई एलिमेंट उन दो कंडीशन में से किसी एक को पूरा करता है, दूसरे को नहीं करता, तो उसका मतलब है वो कैटिनेशन शो नहीं करेगा. उसके लिए दोनों कंडीशंस का पूरा करना लाजमी है. तो पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट के द एलिमेंट्स, यानी कि जो जिस एलिमेंट ने कैटिनेशन शो करनी है वो अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद सेल्फ, यानी कि वो अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ मिलके उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग है, तो दिस इज़ अ सेल्फ बॉन्डिंग. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि एटम्स आपस में जो है वो बॉन्डिंग उनकी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. नंबर 2, उन एटम्स की अदर एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो अपने एटम्स की निस्बत वीक होनी चाहिए.
अदर एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, वो वीक होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन के साथ ही नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज़ अ सिलिकॉन। और कार्बन और हम और सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन किस लिए लिए, क्योंकि वो कार्बन के ही ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कि एटम्स की आपस में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ मिले और सिलिकॉन अपने ही दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ मिले, तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होनी चाहिए। अगर तो एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कम एनर्जी से ही वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड क्या है, वो वीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको ब्रेक करने के लिए, दैट इज़ 355 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, इसी तरह से सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ द 200 किलो जॉल पर मोल। ठीक हो गया। तो इसलिए अब चूँकि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन जो है वो कम एनर्जी से ही ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन इस पे कार्बन में सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि अदर एटम्स के साथ उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ द 351 किलो जॉल पर मोल। जबकि इसी तरह से अगर मैं सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ देखूं तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है या एनर्जी है उसको ब्रेक करने के लिए दैट इज़ द 452। अब यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो कार्बन की अपनी बॉन्डिंग से वीक है, यानी कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है दैट इज़ 355 और यहाँ पे कितनी बन रही है दैट इज़ 351, यानी कि 351 355 से स्मॉल है। इसी तरह से सिलिकॉन की जो एनर्जी है यहाँ पे दैट इज़ 200 और यहाँ पे कितनी है दैट इज़ द 452। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब सिलिकॉन की दूसरी ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक है और सॉरी सिलिकॉन की अपने एटम के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक है, जबकि दूसरे एटम के साथ इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है सिलिकॉन दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जबकि कार्बन दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज़ वाई कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करेगा जबकि सिलिकॉन उसको शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर, कैटिनेशन समझ आ गई है? ओके, द सेकेंड रीज़न ऑफ द डाइवर्सिटी और द मैग्नीट्यूड या लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द कार्बन एटम इज़ द आइसोमेरिज्म। Number second is called as the isomerism. आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मीन्स के दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंपाउंड। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो शो करे। कोई भी कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो करे उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन का क्या मतलब है? दैट इज़ द 5 कार्बन एटम्स हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो पेंटेन अगर मैं कहती हूँ कि भी एन पेंटेन का क्या मतलब है कि ये जो 5 कार्बन एटम है ये आपस में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं नेम बोल देती हूँ आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का मतलब है कि ये 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो ब्रांच में होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल देती हूँ ये तो एक है ना, एक कार्बन के साथ एक ब्रांच है, अगर मैं बोल देती हूँ यहाँ पे दैट इज़ द नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन का मतलब है कि भाई ये कार्बन एटम हैं होंगे 5 ही। ठीक है, लेकिन जो है अब इसमें देखिए एक कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस इकट्ठी आ जाती हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग नियो बोलते हैं। इसमें देखिए कार्बन के साथ एक ही ब्रांच है, दिस इज़ कॉल्ड एज द आइसो, लेकिन अब एक कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस अगर इकट्ठी एक कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस लगी हुई होती हैं तो उसको हम बोलते हैं नियो कंपाउंड्स। इसके अलावा एक हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का क्या मतलब है कि 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं 1 2 3 4
5, दिस इज़ अ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक ही था पेंटेन का, यानी कि आपके पास C5H12। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला था। ये एन पेंटेन की फॉर्म में भी है, ये आइसोपेंटेन की फॉर्म में भी है, ये नियोपेंटेन की फॉर्म में भी है, ये साइक्लोपेंटेन की फॉर्म में भी है। सो दीज आर कॉल्ड एज द आइसोमर्स। ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोमर। ठीक है, सो दे आर द 5 आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। इज़ इट क्लियर? सो अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही है, डेट इज़ अ पेंटेन, लेकिन देखिए डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाती हैं। सो ये भी एक रीज़न है। आइसोमेरिज्म होने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फार्मूला इंडिकेट करते हैं, और हर स्ट्रक्चर फार्मूला की प्रॉपर्टी दूसरे स्ट्रक्चर फार्मूला से डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो दिस इज़ अ रीज़न द कंपाउंड हैविंग द organic compound due to the isomerism they are in a large magnitude। ठीक हो गया। अब कौन से कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, डेट डिपेंड्स कि कितने कार्बन एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ज़्यादा ही आइसोमर्स या उतने ज़्यादा वो स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो जो ड्रॉ किए हैं, डेट इज़ अ पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन एटम है? 5 है। इसका मतलब है कि पेंटेन के टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस तरह से अगर मैं डिकेन की बात करती हूँ तो डिकेन में कितने कार्बन एटम है? 10 है। इसका मतलब है कि उस एक डिकेन 10 से 10 स्ट्रक्चर फार्मूला, एक 10 नए तरह के फार्मूलाज जो हैं वो हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही ज़्यादा जो है वो आइसोमर्स उसके अंदर बनते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड कंडीशन। द थर्ड रीज़न ऑफ द diversity or the magnitude is the strength of the covalent bond। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड हमने भी डिस्कस किया है कि चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटिनेशन शो करते हैं, और कैटिनेशन शो सिर्फ वही कंपाउंड्स करते हैं जिनकी जिन एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अब चूँकि ये कैटिनेशन कार्बन एटम शो करते हैं, तो इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और कार्बन में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है डेट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कंपोज्ड ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड कार्बन बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप, और जिसकी वजह से जो है वो वैलेंसीज को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो अब कार्बन में जो कैटिनेशन होने की वजह से और उनकी कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक दफ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है, नए नए कंपाउंड्स बनते जाते हैं, और पुराने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं, तो इसलिए भी इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ठीक हो गया। एंड द फोर्थ रीज़न ऑफ द मैग्नीट्यूड इज़ द मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि कार्बन एटम्स जो हैं वो मल्टीपल बॉन्डिंग इंडिकेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन, चूँकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए दे आर कॉल्ड एज अ प्रोपेन। अब यही 3 कार्बन एटम अगर डबल बॉन्डिंग के साथ मैं लिख दूँगी, दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रोपीन, यानी कि कार्बन एटम विद अ डबल बॉन्ड। अगर यही कार्बन एटम मैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिख देती हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रोपाइन, यानी कि कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन एटम है तो 3 ही, वो सिंगल फॉर्म भी बना सकते हैं, वो डबल भी बना सकते हैं, वो ट्रिपल भी बना सकते हैं। तो इस मल्टीपल बॉन्डिंग होने की वजह से 3 तरह के हमारे पास न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं। 3 ही कार्बन एटम से 3 तरह के न्यू कंपाउंड्स बन सकते हैं ड्यू टू दैट मल्टीपल बॉन्डिंग या डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एक 3 सीरीज़ बन जाती हैं इनकी, इस वजह से भी इनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सो दीज आर द रीज़न ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन इज द कैटिनेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम, एंड द फोर्थ वन इज द मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, ओके, थैंक यू।